दोस्तों नमस्कार। श्री कृष्णा जीएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बताते चलें आपको कि हमने एसएससी पीवाईक्यू में एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, तीनों का कंटेंट हमने उसको कवर कर लिया है। कल आपको एक वीडियो मिली थी मॉडर्न हिस्ट्री की, ठीक उसके पहले आपको एक मिडिवल हिस्ट्री की वीडियो मिली थी और उसके पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके थे। अब इसी कड़ी में हम शुरू करने जा रहे हैं। हो सकता है इसी सिंगल वीडियो में हम भारतीय राज व्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी को फिनिश कर दें। मेरा उद्देश्य ये है कि आप तक सारे क्वेश्चंस पहुंच जाएं जो परीक्षा में एसएससी वाले में पूछे गए थे। यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है, इस पुस्तक के माध्यम से मैं आप तक सारी चीज़ें, सारे प्रश्न पहुंचाना चाहता हूं जो अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं, और विश्वास मानिए कि परीक्षा में सारे प्रश्न आपको यहीं से मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो को ध्यान से सुनना है। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया हुआ है इस बुक का, आप आराम से उसको देखिए, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करिए, क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे। और ख़ास कर ये तब आपके काम ज़्यादा आएगा जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, तो आप बहुत जल्दी रिवाइज़ कर सकते हैं। चैप्टर का नाम है संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो पहला स्टेटमेंट इसमें क्या था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम वाला जो पहला स्टेटमेंट है, स्वतंत्रता अधिनियम, जी हाँ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। पहली बात तो ये अधिनियम 1947 का है, आपको इसे याद रखना, ये अधिनियम 1947 का है। इसी अधिनियम के तहत भारत को आज़ादी मिली थी 4 जुलाई 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो ये बना है, इसका ये बिल जो है ये पेश किया गया ब्रिटिश संसद में, और 18 जुलाई को इसको स्वीकृति मिल गई, अर्थात 18 जुलाई को ये क्या बन गया, ये अधिनियम बन गया 18 जुलाई को, ठीक है, 18 जुलाई 1947 को। और इसी के तहत भारत और पाकिस्तान, जो ब्रिटिश भारत था उसमें से भारत और पाकिस्तान नामक दो नए स्वतंत्र उपनिवेश बनाए गए, दो नए स्वतंत्र देश बने, आप कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ही देश को आज़ादी मिली, दो नए उपनिवेश बने। दोनों नए उपनिवेश का क्या नाम था? भारत और पाकिस्तान। तो क्वेश्चन यही पूछा है कि यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है, उसका नाम बताइए जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। तो आंसर होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 4 जुलाई भी याद रखना, 18 जुलाई भी याद रखना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। अगला स्टेटमेंट है कि भारतीय संविधान का पूर्वगामी के रूप में किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का पूर्वगामी, देखिए संविधान का जो पूर्वगामी है, प्रीकर्सर है, उसे वो कौन सा है? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935, जी हाँ, ये वही अधिनियम है जिसको जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि तो गुलामी का एक और प्रतीक है, गुलामी का दूसरा प्रतीक कहा था भारत सरकार अधिनियम 1935 को। और उन्होंने इसके लिए एक स्टेटमेंट और दिया था कि हमें एक कार दे दी गई है जिसमें मतलब कि ब्रेक ही ब्रेक है और इंजन भी नहीं, इंजन रहित कार, ठीक है, ये भी इसके लिए कहा था भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ठीक है। तो एक्चुअली में हुआ क्या था, जब देश को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो हमारे पास तो अपना संविधान बनकर तैयार था नहीं। तो 15 अगस्त 1947 से लेकर के हमारे संविधान बनने तक, संविधान लागू होने तक, यानी 26 जनवरी 1950 तक देश को किस अधिनियम के तहत चलाया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। इसीलिए इसे भारतीय संविधान का पूर्वगामी कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। देखिए केंद्र स्तर पर, यानी केंद्र में, सेंटर में क्या होगा? द्विसदन होंगे, जी हाँ, जैसे आज केंद्र में दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक वैसे यही यहाँ पर भी वही पूछा है कि केंद्रीय स्तर पर द्विसदन विधायिका कब थी? तो ये शुरुआत की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ मैंने बता भी दिया, भारत सरकार अधिनियम 1919 को
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। अगला स्टेटमेंट क्या है? 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया था। जी हाँ, 1813 का चार्टर अधिनियम था, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया था। इसी में 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए भी देने की बात कही गई थी। ठीक है, और जो व्यापार का जो एकाधिकार जो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों को मिला हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला हुआ था, वो व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया गया था चाय और चीन को छोड़ करके। यानी कि चीन के साथ व्यापार सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कर सकती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और चाय वाला जो प्रोडक्ट है उसमें व्यापार भी सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को था। बाकी सारे प्रोडक्ट के लिए, बाकी सारी सामान के लिए, सारी चीज़ों के लिए, व्यापार करने के लिए और भी कंपनियों को भारत आने की अनुमति इंग्लैंड से दे दी गई थी। ठीक है, तो ये हो गया 1813 का चार्टर अधिनियम। अगला स्टेटमेंट ये है कि भारत सरकार अधिनियम कौन सा था? देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1858 का था, जिसके तहत महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की शासक थी, उनको 1858 में भारत की मलिका या शासिका के रूप में घोषित कर दिया गया था। कहने का मतलब कि भारत सरकार अधिनियम 1858 आया था, ठीक जब क्रांति हुई थी 1857 के, उससे 1 साल बाद उसमें क्या हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन किसके हाथ में चला गया था? ये चला गया था महारानी विक्टोरिया के हाथ में, अंग्रेज़ी हुकूमत के हाथ में। तो भारत सरकार अधिनियम 1858, इसे सुशासन का अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1858। आगे देख लेते हैं, ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों यानी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? तो पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। मैंने आपसे कहा उस ब्रिटेन के कानून का नाम बताइए, ब्रिटेन के द्वारा जो भारतीयों के लिए पास किया गया था, जिसमें भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। यानी कहने का मतलब ये कि चुनाव की बात यहाँ पर कर दी गई थी, लेकिन ये चुनाव कैसा था? अप्रत्यक्ष चुनाव था। यहाँ पर बजट पर बहस भी कर सकते थे, लेकिन अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारत के संविधान में किस अधिनियम के तहत कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है? देखिए, यहाँ पे वही पूछा गया कि हमारे संविधान में बहुत सारी जो प्रक्रियाएँ हैं, विवरण हैं, वो सब कहाँ से लिया गया? तो आपको बता दूं कि लमसम 3/4 लगभग 3/4 या 75% जो भी चीज़ें हैं, हमारे प्रावधान हैं हमारे संविधान में, वो हमने कहाँ से लिया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के खंड 1 द्वारा मान्यता दी गई थी। तो संविधान सभा को किस अधिनियम के तहत मान्यता दी गई थी? तो संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के खंड 1 के द्वारा मान्यता दी गई थी। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 धारा 8 खंड 1 याद रखना है। प्रांतों में द्वैत शासन यानी डायआर्की के उन्मूलन की संस्तुति किसके द्वारा की गई थी? तो प्रांतों में द्वैत शासन यानी द्वैत शासन जो प्रांतों में चल रहा था, उसके उन्मूलन की बात की गई थी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। और प्रांतों से द्वैत शासन हटा करके अब कहाँ ला दिया गया था? द्वैत शासन केंद्र में ला दिया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। भारत सरकार के कौन सा अधिनियम था जिसके तहत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की थी? तो प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1919 और केंद्र में द्वैत शासन की बात कही गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला चैप्टर है संविधान सभा। देखिए, स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। ये बात किसने कही थी? जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए, नेहरू ने कहा था कि स्वतंत्र भारत यानी आज़ाद भारत का संविधान जो है बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बनना चाहिए। और किसके द्वारा बनना चाहिए? संविधान सभा के द्वारा बनना चाहिए। ऐसी संविधान सभा जिसमें कोई किसी बाहरी का हस्तक्षेप न हो। और दूसरी बात यह है कि उसमें जो भी लोग चुने जाएँ संविधान सभा में, वो लोग वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएँ। ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखते हैं संविधान सभा की मसौदा समिति में। संविधान सभा की मसौदा समिति में कितने सदस्य शामिल थे? तो 7 सदस्य शामिल थे अंबेडकर को लेकर के। अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया गया था और इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर।
और अम्बेडकर को लेकर के 7 लोग थे टोटल। आगे देख लेते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की, मैं बता चुका हूँ। भारत में संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे। संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था वो जुलाई 1946 में हुआ था, इस बात को भी याद रखना है। हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है क्योंकि हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था। आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? तो जिसने अपने हाथों से लिखा था उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। नेक्स्ट पॉइंट, सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था किसने? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। संविधान सभा का अध्यक्ष, देखिए संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सच्चिदानंद सिन्हा। हालांकि वो अस्थायी अध्यक्ष थे, उनको चुना नहीं गया था। फिर 11 दिसंबर को मीटिंग होती है, उस मीटिंग में स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, और HC मुखर्जी को जो है उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए संविधान सभा के सदस्य जो है वो मिलते हैं कब? 24 जनवरी 1950 को। इसी को 12वां अधिवेशन मानते हैं किसी किसी किताब में, ठीक है। तो कितने अधिवेशन टोटल हो गए? 11 + 1 ये वाला 12 अधिवेशन। 24 जनवरी को मिलते हैं और उस दिन सभी लोग संविधान पर हस्ताक्षर करते हैं। कितने सदस्य करते हैं? 284 सदस्य संविधान पर हस्ताक्षर करते हैं 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसी दिन क्या किया गया था? राष्ट्रीय जो गीत है वंदे मातरम, इसे अडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था। उसके बाद राष्ट्रगान जनगण मन, इसे अपनाया गया था। उसके अलावा राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का राष्ट्रपति घोषित किया गया था, पहला राष्ट्रपति। आगे देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया 1950 में, 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए 3 वर्ष तक समय समय पर बैठक की थी। तो कब कितने साल लगे थे? 2 साल 11 महीने 18 दिन, 11 अधिवेशन हुए थे प्लस एक और अधिवेशन जोड़ लिया जाता है 24 जनवरी 1950 वाला, जिस दिन सब मिले थे साइन करने के लिए। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन आयोजित किया गया था 6 से 17 अक्टूबर 1949 को। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में 299 सदस्य थे। 70 आपके आए थे कहाँ से? देसी रियासतों से, और 229 लोग चुन करके आए थे। तो दिसंबर 1947 की बात हो रही है। पहले 389 थे, लेकिन फिर बाद में मुस्लिम लीग अलग हो गया, पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, इस तरह पाकिस्तान मतलब अलग हो गया बंटवारा होकर के, तो 389 से संख्या कितनी घट गई? 299। 229 चुन करके आए थे और 70 कहाँ से आए थे? देसी रियासतों से नामांकित मतलब मनोनीत होकर के आए थे। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में वर्ष 1950 में परिवर्तित किया गया था। नेक्स्ट, संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी दिल्ली में 9 दिसंबर 1946। भारत की संविधान सभा का पहला सत्र दिल्ली शहर में हुआ था 9 दिसंबर 1946 और पहले बैठक के अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि बिहार के भोजपुर से थे, ठीक है ना, जो कि आरा जिले का मुख्यालय है, ठीक है, सॉरी ये आरा जिले से थे जिसका मुख्यालय भोजपुर है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। वही आरा जहाँ पर आयरन देवी का मंदिर है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा का पहला सत्र बता चुका हूँ। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो 15 महिला सदस्य थी भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में। भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे वी पट्टाभी सीतारमैया। तो पट्टाभी सीतारमैया ये संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे। और प्रत्यय पत्र समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर वही हैं जिन्होंने भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसे दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है। आगे देख लेते हैं। GV मावलंकर, गणेश वासुदेवन मावलंकर, जो कि लोकसभा के पहले स्पीकर भी रह चुके थे, इनको भारत के संविधान सभा के ये प्राकार्य समिति के अध्यक्ष थे। प्राकार्य समिति के अध्यक्ष थे GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? RK षणमुखम शेट्टी। तो स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री RK षणमुखम शेट्टी। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे BR अम्बेडकर। भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। भाई रक्षा करने के लिए क्या चाहिए आपको? बल चाहिए, ये ट्रिक आप ध्यान रखना।
B.R. अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। इन्हें आधुनिक मनु भी कहा जाता है। B.R. अम्बेडकर को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यही प्रधानमंत्री भी थे। यही विदेश मंत्री का पोर्टफोलियो यानी विभाग भी इन्हीं के पास था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव, बेनेगल नरसिंह राव। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। पहली बैठक नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में। और डेट क्या था? 9 दिसंबर 1946। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की एक पत्रिका है, उसका नाम है सर्चलाइट। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के प्रयासों से ही बिहार को बंगाल से अलग किया गया और बिहार 22 मार्च को एक नया मतलब कि उसको एक राज्य के रूप में अलग पहचान मिली सच्चिदानंद सिन्हा जी के ही प्रयासों से। और ये कहाँ से हैं? ये आरा जिला पड़ता है बिहार में, वहाँ का मुख्यालय भोजपुर, वहीं से है ये। आगे देख लेते हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 एग्जैक्ट डेट है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया था 26 नवंबर 1949 को। तो अंगीकृत मतलब हमने उसको अपनाया था, तो 26 नवंबर को ही संविधान दिवस भी मनाया जाता है। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था। किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था? तो प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब प्रांतीय आए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब संघीय आए तो नेहरू। 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे अम्मू स्वामीनाथन। तो 1946 में मद्रास का जो निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ से संविधान सभा के सदस्य कौन बने थे? अम्मू स्वामीनाथन। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव हुए थे जुलाई 1946 में, उसको भी आपने पीछे पढ़ा। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। तो देखिए, भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता ये कहाँ से ली गई है? दो सदन का मतलब जैसे आज लोकसभा और राज्यसभा दो हाउस है, तो ये वाली जो विशेषता है ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है ब्रिटेन से। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, और लंदन किस नदी किनारे है? थेम्स, जो कि ब्रिटेन की दूसरी सबसे बड़ी नदी है थेम्स। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? पहली बात तो ये कुछ इसका अंश जो है ये लिया गया है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से, जो कि 1935 के जो उसका हिंदी मतलब क्या होता है? भारत सरकार अधिनियम के निर्देशों के साधन से। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो नीति निर्देशक सिद्धांत अगर किसी देश की बात हम करें तो ये हमने आयरलैंड से लिया था। और आयरलैंड ने कहाँ से ग्रहण किया था? आयरलैंड ने स्पेन से लिया था। नीति निर्देशक सिद्धांत ये भाग 4 में उल्लिखित है, अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान में शासन के मंत्रिमंडल स्वरूप को यूनाइटेड किंगडम से लिया गया था। यूनाइटेड किंगडम से लिया गया था शासन के मंत्रिमंडल स्वरूप को। जो मंत्रिमंडल तरीका है, कैबिनेट वाली बात है, सब कहाँ से? यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से। भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत कहाँ? देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये हमने कहाँ से लिया है? जापान से लिया है। और विधि निर्माण प्रक्रिया ये कहाँ से लिया है? ये लिया है ब्रिटेन से। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान और विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव, ये देखिए, पहली बात तो संविधान संशोधन ये किस भाग में है? भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 है। और इस संविधान संशोधन का प्रस्ताव ये वाली बात ये हमने कहाँ से ली है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है, याद रखना। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची, ठीक है, आपको तीनों अनुसूचियाँ मिल जाएंगी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। कहाँ पर? 7वीं अनुसूची में। ये बात कहाँ से ली हमने? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसकी राजधानी है कैनबेरा। भारतीय संविधान ने क्या हुआ? सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी सोवियत संघ से हमने क्या लिया है? पंचवर्षीय योजना की जो बात है और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय वाली जो बात है प्रस्तावना में, ये भी हमने कहाँ से ली है? सोवियत संघ से ली है। ठीक है, उसके अलावा आपका जो मूल कर्तव्य है वो भी हमने कहाँ से लिया है? सोवियत संघ के संविधान से लिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत लिया गया है फ्रांस से। स्वतंत्रता, बंधुत्व, ठीक है, और समानता, ये सब हमने सिद्धांत कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जो कि सीन नदी के किनारे है। किस देश के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है? जी हाँ, आयरलैंड के, मैं बता चुका हूँ। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। आयरलैंड ने कहाँ से लिया है? आयरलैंड ने स्पेन से लिया था। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन और स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। ठीक है, आगे देखते हैं।
भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? देखिए, कनाडा के संविधान से हमने बहुत कुछ लिया है। कनाडा की राजधानी सबसे पहले तो जान लीजिए ओटावा है कनाडा की राजधानी। तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो आपका राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकता है? परामर्श ले सकता है। इस बात का जिक्र कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 143 में। तो उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है ये बात कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। ठीक है, कनाडा की राजधानी है ओटावा। गवर्नर जो होते हैं राज्यों में, ठीक है, केंद्र जो उनको नियुक्त करती है वो भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया। उसके अलावा मतलब कि एक जो संघ बनेगा, इस संघ में जो है केंद्र मजबूत होगा, मजबूत केंद्र के साथ जो व्यवस्था वाली बात होगी ये कहाँ से लिया गया? ये भी कनाडा से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की अवधारणा ये कहाँ से ली गई है? ये आपके फ्रांस से ली गई है। फ्रांस, राजधानी पेरिस, किस नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे। एकल नागरिकता की जो अवधारणा है वो इंग्लैंड से लिया है, यानी ब्रिटेन से या यूनाइटेड किंगडम कहिए। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब ये होता है कि जो 7वीं अनुसूची में जो 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अगर कोई ऐसा भी विषय है जो तीनों ही सूचियों में नहीं है तो उसके ऊपर कानून को बना सकता है, उसे बोलेंगे अवशिष्ट शक्तियाँ। और अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का शक्ति किसके पास है? वो है केंद्र के पास। और ये बात कहाँ से ली गई है? कनाडा से। ठीक है, कनाडा का जो संविधान है उसमें क्या कहा गया है कि जो केंद्र होगा वो शक्तिशाली होगा राज्यों से। ठीक है, केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है राज्यों से। भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार जिसका जिक्र अनुच्छेद 105 में है, इसकी विशेषता कहाँ से ली गई है? ली गई ब्रिटेन से। और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य लिया है, बता चुका हूँ। अब अगला चैप्टर है संविधान के भाग एवं अनुसूचियाँ, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यस, भारतीय संविधान का भाग 16 ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान की बात करता है ये भाग 16। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक जिक्र किया हुआ है। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो कुछ वर्गों को जैसे SC, ST, OBC इनको लेकर के विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक है ये आपका भाग 16। कितने भाग हैं टोटल? तो वर्तमान में टोटल 22 भाग हैं। ठीक है, अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, और उसके बाद अनुच्छेद कितने हैं? तो अगर सीरियल नंबर के हिसाब से देखें तो 395 अनुच्छेद हैं। गिनती के हिसाब से देखें तो 448 प्लस अनुच्छेद हैं। ठीक है, अब ये पूछा है कृषि किस भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो हाँ, कृषि जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और कारखाने ये आपके समवर्ती सूची में आते हैं। कारखानों का जिक्र 7वीं अनुसूची में ही संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, इन 3 सूचियों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, और समवर्ती सूची का जो बात हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। अच्छा, भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय कार्यपालिका की बात की है। संघ वाली बात कहाँ की गई? भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151। मूल भारतीय संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। जी बिल्कुल, आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान का भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। अनुच्छेद 368 भाग 20 कहाँ से लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया तो अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका। भारत के संविधान का भाग 4A नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अनुच्छेद है 51A। और ये मौलिक कर्तव्य की अवधारणा हमने कहाँ से ली है? ये हमने रूस के संविधान या सोवियत संघ के संविधान से ली है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति बनी थी। स्वर्ण सिंह जी ने 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की बात कही थी। सरकार ने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य है कौन सा? वही कि अभिभावक होंगे या जो माता पिता होंगे वो क्या करेंगे? उनको 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा दिलाना है, उसी की बात कही गई है। और ये कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। इस तरीके से ये कर्तव्य की बात हो गई। भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल किया गया है स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय को। तो 11वीं सूची में शामिल किया गया है स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय को। आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 13 में देश के भीतर व्यापार, वाणिज्य और की स्वतंत्रता की बात की गई है। देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता वाली बात। ठीक है, तो देश के भीतर व्यापार कर सकना, वाणिज्य की स्वतंत्रता, ये सब कहाँ दिया गया है? भाग 13 में दिया है। ठीक है,
आगे देख लेते हैं। भाग 13 आपका जो है ये आपका अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक, आगे देख लेते हैं। भारत के संविधान का भाग 12 जो है वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है। तो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट, इससे संबंधित है भाग 12। ठीक है, वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे। ठीक है, पुलिस और लोक व्यवस्था, ये भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। आपको बता दूं, जो रेलवे है वो केंद्र का विषय है, मतलब संघ का विषय, लेकिन रेलवे पुलिस राज्य का विषय है। भारतीय संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। भाग 5 यानी कि 52 से 151, अनुच्छेद 52 से 151 की बात कही गई है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति, कार्यकारी, सब शक्तियां जो उसका जिक्र कहाँ किया गया है, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये बात कही गई है अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति की का जो निर्वाचक मंडल है उसकी बात कही गई है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसकी बात कही गई है। और अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का जो कार्य अवधि है उसकी बात कही गई है। और अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन की पात्रता वाली बात कही गई है अनुच्छेद 57 में। तो आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को विभाजित करती है। समवर्ती सूची हमने कहाँ से लिया है? समवर्ती सूची का जिक्र हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। भारत के संविधान का भाग 3 ये संबंधित है मूल अधिकार से। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक की बात यहाँ पर कही गई है। भारतीय संविधान का भाग 6 राज्य विधानमंडल से संबंधित है। अनुच्छेद 152 से लेकर के 137, अनुच्छेद 152 से लेकर के 137 राज्य विधानमंडल, भाग 6 याद रखना है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी। जो 9वीं अनुसूची थी वो जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत, यह भूमि सुधार से संबंधित है। और जो 10वीं अनुसूची थी वो जोड़ी गई थी 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। ठीक है, ये दल बदल कानून से संबंधित है। और उसके बाद फिर जो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो लागू हुआ 1993 में, ये जो इसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई पंचायती राज वाली, इसमें 29 विषय हैं। और जो 74वां संविधान संशोधन था ये भी 1992 में किया गया, लागू हुआ 1993 में, इसमें जोड़ा गया 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके अंतर्गत 18 विषय हैं। नगर निकाय नगर पालिका से संबंधित उपबंध हैं यहाँ पर। तो मैंने आपको बता दिया 8 अनुसूची मूल रूप से थी और उसके बाद फिर कैसे 9, 10, 11, 12 अनुसूची जोड़ी गई। आगे देख लेते हैं कौन सा भारतीय राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो है विशेष राज्य हैं जो इसको 6ठी अनुसूची में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची, किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान? तो 11वीं अनुसूची में। 73वां संविधान संशोधन 1992 जो कि लागू होता है 1993 में, इसके तहत ये जोड़ा गया था। और पंचायती राज संस्थाओं के बारे में जिक्र 11वीं अनुसूची में है। इसमें 29 विषय हैं, आपको याद रखना है। भारत के संविधान का भाग 8 ये संबंधित है केंद्र शासित प्रदेशों से। अनुच्छेद 238 जो कि निरसित हो चुका था, फिर 239 से देखो 237 जो है आपका, सॉरी 238 जो है अनुच्छेद 238 ये भाग 7 में था, इसको निरसित कर दिया गया था। और भाग 8 तो अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक है। इसमें केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो आपके केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो हाईकोर्ट बने हुए हैं उसका जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 241 है, याद रखना है। तो केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं इस वक्त, उसको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, किस भाग के तहत केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 में जो प्रशासनिक संबंध है उसकी बात कही गई है। वैसे तो 245 से 263 तक है, ठीक है। और फिर भाग 12 उसके बाद शुरू होता है 264 से 300 क तक जो है, ठीक है ना। उसमें आपका भी वहाँ भी संबंध ही है, लेकिन वहाँ पर वित्तीय संबंध की बात कही गई है। भाग 12 अनुच्छेद 264 से 300 क तक, ठीक है। तो केंद्र राज्य संबंध भाग 11, भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263, उसके अलावा भाग 12 में प्रशासन वित्तीय संबंध
64 से 300 क तक। आगे देख लेते हैं, भारत के संविधान का जो भाग 11 है, संघ यानी केंद्र और राज्यों के बीच के संबंधों से संबंधित है, अनुच्छेद 245 से 263। ठीक है, हालांकि 245 से 255 तक सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक संबंध की बात की गई है। टोटल आपका भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263 तक है। भाग 12 आपका वित्तीय संबंध से संबंधित है, वित्तीय संबंध, ठीक है, 264 से 300 क तक है। आगे देख लेते हैं, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यों के परिषद में सीटों के आवंटन का उल्लेख, यानी राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात ये कही गई है, किसमें, अनुसूची 4 में। ठीक है, चौथी अनुसूची में। संविधान की अनुसूची 7 में शिक्षा का विषय आता है समवर्ती सूची में। पहले भैया ये राज्य सूची का विषय था, फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जो जोड़ दिया गया समवर्ती सूची में। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं, आधिकारिक भाषाओं की सूची में को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। तो आधिकारिक भाषा वर्तमान में कितनी है, ये कहाँ बताया गया, 8वीं अनुसूची में। और 8वीं अनुसूची के अनुसार अभी वर्तमान में कितनी है, 22 भाषा हैं, जो कि 8वीं अनुसूची में है। मूल रूप से 14 भाषाएं 8वीं अनुसूची में थी, फिर 15वीं भाषा जोड़ी गई सिंधी, 16, 17 और 18 नंबर की भाषा जोड़ी गई थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और उसके बाद 19, 20, 21, 22 बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इनको जोड़ा गया था। तो इस तरीके से आप अब ये बताइए कि कब कब किस संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था, उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल, यानी भाषा का जिक्र है। भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची में भाग ई में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। तो दूसरी अनुसूची में कहने का मतलब यहाँ पे वेतन की बात हो रही है। आप देखिए, वेतन जितने भी कर्मचारी वगैरह हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, उनके वेतन भत्ते की बात कहाँ की गई है, तो दूसरी अनुसूची में की गई है। ठीक है, दूसरी अनुसूची में की गई है। तो दूसरी अनुसूची के भाग ई में जो है किसके वेतन की बात की गई है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, यानी कि CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात की गई है। इनका जो जिक्र है वैसे तो अनुच्छेद 148 से लेकर के अनुच्छेद 151 के बीच है, अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वर्तमान में भारत के CAG कौन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। तो जो मैं आपको 12 अनुसूची फटाफट बता देता हूँ। देखिए, पहली अनुसूची में संविधान जो भारत में क्षेत्र है, जितने भी राज्यों के क्षेत्र हैं, संघ शासित क्षेत्र हैं, सबके जिक्र कहाँ पे किया गया है, आपका अनुसूची 1 में। दूसरी अनुसूची में क्या किया गया है, जितना वेतन भत्ता है उसकी बात कहाँ की गई है, ये दूसरे पदाधिकारियों के वेतन भत्तों की बात की गई थी दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के शपथ की बात की गई है, प्रतिज्ञान की बात की गई है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के आवंटन की बात की गई है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों की बात की गई, जिसमें 10 राज्य शामिल हैं। और 6ठी अनुसूची में विशेष अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जिनको 6ठी अनुसूची में रखा गया है। 7वीं अनुसूची में जो 3 आपकी सूचियां हैं, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, उसका जिक्र है। 8वीं अनुसूची में जो आधिकारिक भाषा है जिसकी संख्या वर्तमान में 22 है वो है। और 9वीं अनुसूची में जो है ये आपका भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून संबंधित है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का जिक्र है जिसमें 29 विषय है। और 12वीं अनुसूची में जो है नगर पालिका, नगर निकाय का जिक्र है जिसमें जो है 18 विषय हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिया सारी अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे, तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से बात हो चुकी है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों और उसके क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया गया। तो प्रथम अनुसूची में राज्यों और उसके क्षेत्र की बात की गई है। दूसरी वाले में वेतन की बात की गई है। तीसरे वाले में शपथ एवं प्रतिज्ञान की बात की गई। चौथे वाले में राज्यसभा के सीटों के आवंटन की बात की गई है। 5वें अनुसूची में क्या किया गया है, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं जिसमें 10 राज्य हैं, 10 राज्य जो अनुसूचित क्षेत्र वाले हैं उसकी बात की गई है। 6ठी अनुसूची में 4 विशेष राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की बात की गई है। 7वीं अनुसूची में जो सूची दी गई है, समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, उसकी बात की गई है। 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं की बात की गई है जिसकी संख्या वर्तमान में 22 है, मूल रूप से 14 थी। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार की बात की गई है। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी कानून की बात की गई है। 11वीं अनुसूची में क्या कहा गया है, 11वीं अनुसूची में कहा गया है पंचायती राज के बारे में 29 विषय है। और 12वीं अनुसूची में नगर निकाय की बात की गई है, उसमें 18 विषय हैं। इस तरीके से हमने देख लिया। और भारत के संविधान के संघ सूची के तहत रेलवे है, रेलवे संघ सूची के तहत है, लेकिन रेलवे पुलिस राज्य सूची में आता है, कीप इन माइंड। आगे देख लेते हैं। तो ये हो गया। तो भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय राज्य सूची में है। भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत खेल का विषय आता है।
भारतीय संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान, संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 323 तक, अनुच्छेद 308 323 तक, 308 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। संघ और राज्यों का जितने भी लोक सेवा आयोग है इनका प्रावधान भाग 14 में है, अनुच्छेद 308 से 323 तक। आगे देख लेते हैं संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 ए ये प्रावधान करता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी। देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वर्तमान में एक विधानसभा है, पुडुचेरी में भी विधानसभा है और जम्मू कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में भी विधानसभा है। तो ये जो प्रावधान है दिल्ली के लिए विशेषकर कहाँ से आया है, अनुच्छेद 239 ए और ए के साथ। फिर आते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए में निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान किया जाना चाहिए। देखिए अनुच्छेद 51 क में किसकी बात की गई है, मौलिक कर्तव्य की बात की गई। तो पहला मौलिक कर्तव्य यानी 51 क का जो ए पार्ट है, पहला पार्ट है, उसमें राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान की बात की गई है। संविधान के मौलिक कर्तव्य 51 क के जो तीसरा खंड है, 51 क का सी जो खंड है, मतलब तीसरा खंड, उसमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की को बनाए रखने की बात और उसकी रक्षा करने की बात की गई है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 22 निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार या निरुद्ध किए गए व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है। तो गिरफ्तार व्यक्ति को भी संरक्षण प्रदान करना है अनुच्छेद 22 के तहत, उसके भी कुछ अधिकार होते हैं। निवारक निरोध कानून हो गया इसके तहत, ये सब पूरा कुछ जो अधिकार है सब अनुच्छेद 22 में है। अनुच्छेद 51 ए के खंड के संशोधन के अनुसार जो माता पिता या संरक्षक हैं वो 6 से 14 वर्ष की आयु तक वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालने के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। तो यानी कि मौलिक कर्तव्य 51 क में है, उसका खंड के जो है उसके तहत क्या कहा गया है कि के में कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बालक को क्या करना है, शिक्षा प्रदान करना चाहिए। ये काम गार्जियन का है, उनका कर्तव्य है, या तो उनके माता पिता का, उनके पेरेंट्स का है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के मामले में अवसर की समता की गारंटी देता है, यानी कि नौकरियों में जो अवसर की समानता है वो बात अनुच्छेद 16 में कही गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार जनसंख्या गणना का संघ का विषय है। तो संघ सूची का विषय है क्या, जनसंख्या गणना, और ये किस अनुच्छेद के तहत है, यानी जनगणना या किसका विषय है, संघ सूची का, और ये अनुच्छेद 246 के अंतर्गत आता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 में उल्लिखित है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, ये बात कहाँ कही गई है, ये बात कही गई है आपके अनुच्छेद 164 में। ठीक इसी का उल्टा आपका क्या है, अनुच्छेद 75, इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति ये राज्यपाल द्वारा की जाएगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 ये महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संदर्भ में विशेष उपबंध से संबंधित। तो देखिए अनुच्छेद 371 में कई सारे खंड हैं, ABCDE करके, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले खाली वह जान लेते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात के लिए कौन सा विशेष उपबंध कहाँ दिया गया है, अनुच्छेद 371 में। 371 क ये किससे संबंधित है, 371 ए या क किससे संबंधित है, आपके नागालैंड से संबंधित है। 371 क की बात हो गई, यानी ए की बात होगी। 371 बी जो है वो आपका असम से संबंधित है। देखिए असम में ही बोडोलैंड है, तो 371 बी बोडोलैंड से आप असम समझ लीजिएगा। फिर 371 सी जो है आपके मणिपुर से संबंधित है। 371 सी में मणिपुर को कुछ विशेष प्रावधान दिया गया है। अच्छा आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 ये संबंधित है लोक सेवा आयोगों की रिपोर्टों से। मैंने आपसे कहा था अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक ये जो है भाग 14 में है, और भाग 14 में सिविल सेवाओं की बात कही गई है। राज्य के सिविल सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की बात कही गई है। तो लोक सेवा आयोग की जो रिपोर्टें हैं उसका जिक्र कहाँ किया गया, अनुच्छेद 323 में। भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे, 395। वर्तमान में भी सीरियल नंबर के हिसाब से 395 ही है, लेकिन गिनती के हिसाब से 450 प्लस है। अनुच्छेद 172 का खंड 2 कहता है कि किसी राज्य की विधान परिषद भंग नहीं होगी। ठीक है, ये आपका उसमें कहता है कि किसी राज्य की विधान परिषद जो होगी भंग नहीं होगी। हालांकि राज्य विधान परिषद को बनाना या भंग करना इसका जिक्र अनुच्छेद 169 में दिया, वो 69 में। 171 में क्या कहा गया है, विधान परिषद की संरचना की बात की गई है, और 170 में विधानसभा की संरचना की बात की गई है। तो 169 में विधान परिषद को बनाना या बिगाड़ने की बात कही गई है, 170 में विधानसभा की बात की गई है, और 171 में विधान परिषद की संरचना की बात की गई है, और 172 के खंड 2 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद भंग नहीं होगी, ये बात कही गई है। अगर विधान परिषद है तो भंग नहीं की जा सकती, जैसे राज्यसभा को आप भंग नहीं कर सकते, लेकिन हालांकि विधानसभा खत्म कर सकते हो आप, विधान परिषद खत्म हो सकती है कंप्लीटली, उसको आप हटा सकते हो। विधान परिषद कंप्लीटली खत्म हो सकती है, अगर है तो भंग नहीं होगी।
ठीक है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए कि कहाँ कहाँ विधान परिषद है। तो विधान परिषद को आप खत्म कर सकते हो या बना सकते हो अनुच्छेद 169 के तहत, 169 के तहत। और विधान परिषद की संरचना, अगर विधान परिषद की संरचना क्या होगी, उसमें कितने लोग होंगे, उसकी बात 171 में कही गई है। और 170 में विधानसभा की बात कही गई, विधानसभा की संरचना की। और 172 के खंड 2 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद भंग नहीं होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया, यानी इंडिया अर्थात भारत जो कि क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। ये बात कहाँ कही गई है, अनुच्छेद 1 में। इसका मतलब ये है कि किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा, ये बात कही गई है अनुच्छेद 1 में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में जिसमें कहा गया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ये किस बात का उल्लेख करता है, ये सहकारी संघवाद का उल्लेख करता है। याद रखना है, सहकारी संघवाद, ठीक है। और सहकारी संघवाद, भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद किसने कहा था, इस चीज़ को बताइए कमेंट सेक्शन में, सहकारी संघवाद को किसने कहा था। तो पहली बात तो एक अर्धसंघवाद है। अर्धसंघीय राज्य की बात किसने कही थी, अर्धसंघीय राज्य की बात कही थी केसी वीयर ने। जबकि ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद कहा था। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद कहा था। और अर्धसंघीय किसने कहा था, अर्धसंघीय कहा था केसी वीयर ने। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संबंधित है नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना से। अनुच्छेद 2 का संबंध नए राज्यों के एडमिशन से है। मान लो कल को नेपाल को हमारा हिस्सा बनना है भारत संघ का, तो ऐसे में जो कि वो नया हिस्सा एकदम है, तो उसको भारत राज्य में प्रवेश देने के लिए हम क्या करेंगे, अनुच्छेद 2 का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमने सिक्किम के लिए किया था। सिक्किम के लिए हमने 35वां संविधान संशोधन 1975, इसके तहत हमने क्या किया था, सिक्किम को पहले अधिराज्य बना दिया था। अधिराज्य बनाने के बाद फिर 36वां संविधान संशोधन वो किया गया 1975 में। तो 16 मुझे डेट एग्जैक्ट नहीं याद है, 16 जो भी डेट हो आप उसको देख लीजिएगा, लेकिन 1975 36वां संविधान संशोधन 1975 के अनुसार ये सिक्किम जो है वो भारत का राज्य बन गया। मतलब कि हमने सिक्किम को भारत में प्रवेश दे दिया, एकदम नया राज्य था वो हमारे लिए। तो उसके लिए हमने अनुच्छेद 2 का इस्तेमाल किया और अनुच्छेद 2A के तहत हमने 35वां संविधान संशोधन किया था और सिक्किम को भारत का राज्य बनाया। बाद में 36वां संविधान संशोधन जब हमने किया 1975 में, तो हमने पूरी तरह से क्या कर दिया, सिक्किम को भारत का हिस्सा बना दिया। भारत का 16वां राज्य बन गया था सिक्किम। आगे देख लेते हैं, नॉट 16वां, 22वां राज्य बन गया था सिक्किम, ठीक है। आगे देख लेते हैं, 22वां राज्य। सिक्किम की राजधानी क्या है, गैंगटोक है। सिक्किम पूरी दुनिया, भारत ही नहीं पूरी दुनिया का पहला जैविक राज्य है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के राज प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। जी हाँ, इनको छूट दी गई है, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को या किसी भी राज्य के राज प्रमुख को अपने पद और शक्तियों की प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। हालांकि उनके ऊपर मुकदमा चल सकता है क्रिमिनल मामलों में उनके पद से हटने के बाद। संविधान का अनुच्छेद 102 भारत सरकार के अंतर्गत लाभ का पद रखने के लिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में विवरण प्रदान करता है। तो संसद का कोई भी सदस्य अयोग्य है, इसका विवरण कहाँ होगा, अनुच्छेद 102 में। खासकर लाभ के पद की बात की गई है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं। तो जी हाँ, संसद के पास जो संघ सूची में जो भी शक्तियां हैं उसके मामले में वो कानून बना सकता है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, जनगणना के लिए वो कानून बना सकता है, जनगणना करा सकती है संघ सरकार 246 के तहत। भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया। जी हाँ, अंगीकार किया, जिससे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित की गई थी। कब, 1949 में। हालांकि 5 अगस्त 2019 को ये 370 का जो दर्जा था जम्मू कश्मीर का, उसको समाप्त कर दिया गया। उसके खंड जो है वो खत्म कर दिए गए, अब वो उतना प्रभावी नहीं रह गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। तो 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका की बात की गई है, ठीक है। भाग 5 में है, भाग 5 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक है। उसमें भी भाग 5 में
अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 78 तक संघ की कार्यपालिका से संबंधित है ये। अब पेज नंबर 75 देख लेते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 300 का संबंधित है संपत्ति के अधिकार से, ये मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। ये भाग 12 में है, ठीक है। वित्तीय संबंध 264 से लेकर के 300 का तक। एक्चुअली में ये क्या था, जो संपत्ति का अधिकार था हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा सरकार थी मोरारजी देसाई की, उसमें क्या किया गया, जो संपत्ति का अधिकार था उसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 300 क में उसे जोड़ दिया गया। अनुच्छेद 105 सांसदों के विशेष अधिकार से संबंधित है। ये विशेष अधिकार वाली बात हमने कहाँ से ली गई है, ली है ब्रिटेन से। संसद को विशेष अधिकार होगा, अनुच्छेद 105 के तहत ब्रिटेन से लिया है हमने। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के खंड 1 के अनुसार किसे यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है कि व्यय का वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए। तो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि भाई वो सुनिश्चित करें कि जो राष्ट्रीय विवरण है व्यय का, वार्षिक विवरण है व्यय का, उसको संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए। तो देखिए अनुच्छेद 112 जो है इसमें किसकी बात की गई है, बजट की। हालांकि बजट शब्द संविधान में प्रयोग किया नहीं गया है, उसे इंग्लिश में कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हिंदी में कहेंगे वार्षिक वित्तीय विवरण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है, और धन विधेयक की जो प्रक्रिया है इसका जिक्र कहाँ किया गया है, 109 में किया गया है। तो परिभाषा 110 में। धन विधेयक हमने कहाँ से लिया है, धन विधेयक हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 370 भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, जिसको खत्म कर, जो कि 1949 में उसे हमने अपनाया था, और 2019 में उसे हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। वी एब्रिकेटेड आर्टिकल 370। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार बजट की बात की गई, बता चुका हूँ। केंद्रीय बजट इसे वार्षिक वित्तीय विवरण करते हैं, और इसी का 112 का खंड 1 है जो ये कहता है कि राष्ट्रपति की जिम्मेदारी होगी कि वो बजट को यानी वार्षिक वित्तीय विवरण को सबके सामने पेश करवाएं संसद में। आगे देख लेते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 108 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जब भी संयुक्त बैठक वाली बात आएगी तो अनुच्छेद 108, ये संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से लिया गया है सर, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब देखिए संयुक्त बैठक बुलाएगा कौन, देखिए संयुक्त बैठक बुलाएगा, ये राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त बैठक, लेकिन संयुक्त बैठक में अध्यक्षता कौन करेगा, संयुक्त बैठक में अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। और 2-4 बातें और इसमें ध्यान रखना है, जो आपका धन विधेयक है उसमें संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक में आप संयुक्त बैठक नहीं बुलाते, जो आम विधेयक होते हैं उसमें आप संयुक्त बैठक बुलाते हो, इस चीज़ को आप ध्यान रखना है, ठीक है। तो अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक, जॉइंट सेशन, ठीक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 244 का खंड 1 यह अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। तो 244 खंड 1 एससी मतलब अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति जो हैं इनके प्रशासन और नियंत्रण की बात करता है, अनुच्छेद 244(1). फिर अनुच्छेद 330 ये क्या करता है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सीटों के आरक्षण के प्रावधान इसमें दिया गया है। देखिए 330 में जो आपका लोकसभा है, लोकसभा में सीटों को आरक्षित किया गया है एससी और एसटी के लिए, ठीक है। 84 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं वर्तमान में, और 47 सीटें एसटी के लिए यानी अनुसूचित जनजाति के लिए। तो ये जो आरक्षण मिला हुआ है लोकसभा में, ये अनुसूचित जाति और जनजाति को किस अनुच्छेद के तहत मिला गया है, अनुच्छेद 330। मैं आपको बता दूं अनुच्छेद 330 से लेकर के अनुच्छेद 342 तक ये भाग 16 में है। भाग 16 में एससी एसटी ओबीसी और जो वंचित हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। तो भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342, उसमें भी 330 में जो है लोकसभा में एससी एसटी जो आरक्षण हुआ है, मिला हुआ है, वो किसके तहत मिला है, 330 के तहत। और 330 में आप 2 जोड़ दीजिए तो 332 हो जाएगा। 332 में राज्यों में, देखिए 330 में लोकसभा में एससी एसटी आरक्षण है, और 2 और जोड़ देंगे तो 332 हो जाएगा। 332 में किसका आरक्षण है, विधानसभाओं में, जो अलग अलग, जैसे यूपी की विधानसभा, बिहार की विधानसभा, अलग अलग विधानसभाओं में एससी एसटी आरक्षण वहाँ भी मिला हुआ है। तो राज्यों की विधानसभाओं में एससी एसटी आरक्षण अनुच्छेद 332, लोकसभा में एससी एसटी आरक्षण अनुच्छेद 330। इस बात को आपको याद रखना है। अच्छा 330 बता दिए सर, 331 बता दिए। 331 में जो एंग्लो इंडियन, जो आंग्ल भारतीय को जो लोकसभा में मिलता था एक सीट का जो आरक्षण, जो मनोनीत किए जाते थे, उसकी बात की गई थी। तो 331 और 333, 331 में लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय को जो लोकसभा में जो मनोनयन की प्रक्रिया थी, जो उनके लिए प्रक्रिया था मनोनयन करने वाला लोकसभा में,
2 व्यक्तियों का वो खत्म कर दिया गया, आपको पता ही होगा। और 331 में आंग्ल भारतीय वाला लोकसभा के लिए और 333 आंग्ल भारतीय वाला विधानसभाओं के लिए। तो आपको मैंने चार अनुच्छेद याद करवा दिए। 330 SC/ST आरक्षण लोकसभा में, 332 SC/ST आरक्षण विधानसभा में, 330 और 332। फिर अब 31 और 33, 331 और 333। 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का जो दो सीटें था वो लोकसभा में, और 333 के तहत जो आंग्ल भारतीयों का विधानसभाओं में सीट था, एक सीट फिक्स, वो दोनों खत्म हो गया। मतलब 331 और 333 को खत्म कर दिया गया है। अब 330, 342, 332, 330 और 32 बचा हुआ है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सब प्रस्तावना की। संघवाद शब्द का उल्लेख नहीं। जी हाँ, संघवाद शब्द का उल्लेख नहीं। हालांकि अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा, संघ वर्ड यूज़ किया है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी भारतीय राज्य को भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। बंधुता का मतलब होता है भाईचारा। तो किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है क्या? बंधुता। और बंधुता, स्वतंत्रता, समानता, ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। फ्रांस के जो संविधान है उससे। फ्रांस में कहाँ से आया ये? फ्रांसीसी क्रांति से, जो कि 1789 से लेकर के 1799 तक चला था। संविधान सभा में उद्देशिका को प्रस्तुत किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू। देखिए, संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर को। सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था क्या? अध्यक्ष अस्थायी। उसके बाद 11 दिसंबर को मीटिंग में बनाया गया राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष। और फिर 13 दिसंबर को, जो कि 5वीं मीटिंग होती है, 5वीं बैठक होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूछ लिया किस नंबर की बैठक थी, तो 5वें नंबर की बैठक थी। ठीक है। और उस 5वें नंबर की बैठक में जो कि 13 दिसंबर को हुई थी, वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्तुत किया था, जिसे हम उद्देश्य प्रस्ताव भी कहते हैं, उद्देशिका भी कहते हैं। ठीक है। बाद में ये प्रस्तावना बन जाती है। ठीक है। तो कब डेट क्या थी? 5वीं मीटिंग थी 13 दिसंबर 1946। और फिर यही जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उद्देश्य प्रस्ताव, ये पारित कब हो जाता है? संविधान सभा से ये पारित हो जाता है 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947। तो कई सारी डेट्स उसमें याद रखना है, खासकर 13 दिसंबर 1946 5वीं बैठक। उसके अलावा फिर क्या है? 22 जनवरी 1947। ठीक है, ये भी याद रखना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, ये सब महान आदर्श का उल्लेख है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमें मिली हुई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार के न्याय की बात की गई? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई संविधान की प्रस्तावना में। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है रूस की क्रांति से, यानी कि रूस के संविधान से। नागरिकता की बात करते हैं। देखिए, नागरिकता संबंधी प्रावधान भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11। ठीक है। हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, और एकल नागरिकता का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। ठीक है। USA यानी कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वहाँ पर 50 राज्य हैं। तो वहाँ पे प्रत्येक नागरिक के दो नागरिकता वहाँ पर है। तो उस राज्य की नागरिकता है जहाँ का वो नागरिक है, उसके अलावा USA की अलग से नागरिकता है। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ एकल नागरिकता है, चाहे व्यक्ति कर्नाटक का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, वो सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक है, उसके पास 2 नागरिकता नहीं है। तो भारत में नागरिकता अधिनियम पारित हुआ था 1955 में। तो भारत के संविधान के भाग 2 में ये नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 ये आपका भाग 2 में है और नागरिकता से संबंधित है। आगे देख लेते हैं। भारतीय संसद ने 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया था। इसको बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAA, जिसको लेकर के इतना बड़ा विवाद हो गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो। ठीक है। कहने का मतलब यह कि कोई व्यक्ति अगर जो कि भारतीय नागरिक है, अगर उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली स्वेच्छा से, तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं भारत का नागरिक हूँ, अगर कल को मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली, तो मेरी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये बात कहाँ कही गई है? अनुच्छेद 9 में। ठीक है। आगे देख लेते हैं। सर, ये आपका जो भाग 2 है ये नागरिकता का जिक्र करता है, अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है कि जब देश आज़ाद हो रहा था, देश का संविधान लागू हो रहा था, उस वक्त नागरिकता कैसे दी जाएगी, उस सब की बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 5 में। अनुच्छेद 6 में कहा गया था
कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे उनको नागरिकता कैसे देनी है। अनुच्छेद 7 में जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में फिर एक नियत समय में वापस चले आए, उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी, भाग 7 में सॉरी अनुच्छेद 7 में कहा गया उसके बारे में। और अनुच्छेद 8 में भारतीय मूल के जो विदेशी लोग हैं, भारतीय मूल के जो विदेशी नागरिक हैं, उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी, इसका प्रावधान अनुच्छेद 8 में है। 9 में कहा गया कि भाई अगर मैं कहीं किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लूँगा तो मेरी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त। और अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता, ठीक है। और अनुच्छेद 11 में कहा गया कि संसद को यह अधिकार है कि उस समय समय पर नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है। उसने सबसे पहले बनाया 1955 में नागरिकता संबंधी कानून। अभी हाल फिलहाल में कब बनाया था ये नागरिकता संबंधी कानून 2019 में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए कहा भी गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता की बात की गई है। भारत के संविधान द्वारा एकल नागरिकता प्रदान की जाती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की बात करते हैं। मौलिक अधिकार देखिए भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। मैं इंग्लिश में सबके नाम बोल दे रहा हूँ। हैबियस कॉर्पस, इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर प्रोहिबिशन, प्रतिषेध बोलते हैं इसको हिंदी में। सर्टिओरेरी, ठीक है, ये मुझे नहीं याद आया क्या बोलते हैं इसको हिंदी में। उसके अलावा फिर जो है कोएवरेंटो, एक ही हो गया, कोएवरेंटो बोलते हैं, दूसरा है मैंडेमस, ठीक है ना। तो ये सब 5 ये आपके रीट हैं। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, कोएवरेंटो, सर्टिओरेरी और प्रोहिबिशन। आगे देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में ने मूल रूप से 7 अधिकारों की गारंटी दी थी, 7 अधिकार की गारंटी दी थी। हालांकि एक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसको वैधानिक अधिकार बना दिया गया, 300 क में जोड़ दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई द्वारा, ठीक है। तो अब 6 मौलिक अधिकार हैं, इस चीज़ को याद रखना है। भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 226 है ये उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। देखो भैया, अगर हाई कोर्ट रिट जारी करेगा, उसका जो रिट जारी करने का अधिकार है वो अनुच्छेद 226 में है। और सुप्रीम कोर्ट का जो रिट जारी करने का अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में है। जो आपका अनुच्छेद 226 है यानी हाई कोर्ट है, वो वैधानिक अधिकार के मामले में भी और मौलिक अधिकार के मामलों में, दोनों मामलों में ही रिट जारी कर सकता है। जबकि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों के संबंध में रिट जारी करेगा। यानी कि हाई कोर्ट की ताकत ज़्यादा है, दायरा ज़्यादा है रिट जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से। और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा है, संविधान की हृदय एवं आत्मा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो 226 आपका हाई कोर्ट से है, 32 कहाँ सुप्रीम कोर्ट से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23-24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, ठीक है। जो आपके बालक 6 से 14 वर्ष से कम के वर्ष के जो बालक हैं उनसे अगर कोई काम कराया जाएगा तो वो आपका उनके मौलिक अधिकारों को हनन माना जाएगा। क्या हुआ 24 में। और 23 में जो आपका बेगारी है, तस्करी है, मानव तस्करी है, ये सब चीज़ें कहाँ लिखी गई, 23 में लिखी गई इनके खिलाफ, ठीक है। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है 23-24। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में से बलात् श्रम हो गया, तस्करी हो गया, सबका निषेध कहाँ लगाया गया, अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये। और बाल श्रम पर रोक कहाँ लगाई गई है, अनुच्छेद 24 में, ये भी शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 संबंधित है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। देखो का अनुच्छेद 26 संबंधित है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से। देखिए पहली बात तो धार्मिक स्वतंत्रता ये आपके अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28। आपको मैं इसे याद करा देता हूँ। देखिए अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि आपको किसी भी धर्म को मानने की, मनाने की और मतलब कि धर्म संबंधी जितने भी कर्मकांड हैं, कामकाज हैं, पूजा पाठ और जो भी कुछ करना है सबको मनाने की, मानने और मनाने की आपकी परमिशन है, आपका अधिकार है। मतलब कि मानना मनाना कहाँ पर है, 25 में है। इसको ऐसे तो नॉर्मल भाषा में कहते हैं अंतःकरण का अधिकार। आप किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र हो और धर्म संबंधी जितने भी पूजा पाठ, कर्मकांड जो भी कुछ है उसको आप मानने के लिए, मनाने के लिए स्वतंत्र हो, ये आपका अधिकार है। तो मानना मनाना वाली बात कहाँ है, अनुच्छेद 25 में। और अनुच्छेद 26 में क्या है, देखिए 25 में मानना मनाना है और 26 में है मैनेज करना। मैनेज करने का मतलब होता है प्रबंध करना। मानना मनाना 25 में, 26 में मैनेज करना, यानी धर्म संबंधी जो भी मामले हैं उसको मैनेज करने का अधिकार भी आपके पास है। इसके लिए भी आपको मौलिक अधिकार दिया हुआ है, ये भी मौलिक अधिकार है। जैसे मान लीजिए हिंदू हैं तो अपने धर्म से संबंधित मामले में क्या कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, उसका प्रबंध कर सकते हैं। तो
चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, मैंने आपसे स्पष्ट कह दिया दोबारा। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 26 संबंधित है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो मानना मनाना अनुच्छेद 25 में, मैनेज करना प्रबंध करना 26 में। 27 में कहा गया है कि धर्म के नाम पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। धार्मिक टैक्स जैसे कि पहले जजिया वगैरह लिया जाता था गैर मुसलमानों से, वैसे उस तरीके का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा किसी भी धार्मिक लोगों से, किसी भी व्यक्ति से। धर्म के नाम पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। हालांकि अगर आप मंदिर जाते हो तो कहीं कहीं पर्ची भी कटती है, तो आपका टैक्स नहीं, वो तो शुल्क है भाई। आप कोई मंदिर का परिसर कोई आपको सेवा दे रहा है, उसके बदले क्या ले रहा है, आपसे फीस ले रहा है वो, तो वो टैक्स नहीं है, वो टैक्स में काउंट नहीं होता। तो मानना मनाना 25 में, मैनेज करना यानी प्रबंध करना 26 में। 27 में ये कि टैक्स नहीं लिया जाएगा धर्म के नाम पर। और 28 में कि धार्मिक शिक्षा के लिए कोई भी किसी को बाध्य नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए कोई अगर ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है जिसका मैनेजमेंट कौन है, जिसका मैनेजमेंट जो है ईसाई हैं, तो वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि आप ईसाई की पूजा करो या ईसाई की प्रेयर करो उस विद्यालय में, या ईसाई के संबंधित बारे में जानकारी या ज्ञान की कोई ज़बरदस्ती कंपलसरी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये कि मानना मनाना 25 में, 26 में मैनेज करना प्रबंध करना, 27 में है टैक्स नहीं लिया जाएगा किसी भी धर्म के नाम पर, और 28 में धार्मिक शिक्षा के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता किसी को। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के 6 समूह शामिल है। तो मैंने आपसे कहा था कि 6 मूल अधिकार हैं। वैसे तो मुख्य रूप से मूल रूप से कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक मौलिक अधिकार क्या नाम था उसका, संपत्ति का अधिकार, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई ने क्या किया, उसको वैधानिक अधिकार बना दिया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से, एक तो आपका हो गया स्वतंत्रता का वाली बात, तो स्वतंत्रता का अधिकार। फिर ठीक है, समानता का अधिकार पहले अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 तक, उसका शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, और फिर धार्मिक अधिकार, धर्म का अधिकार ये आपका 25, 26, 27, 28, और उसके बाद फिर जो है अल्पसंख्यक संबंधी अधिकार और भी चीज़ें हैं इसमें, वो सब सारा कुछ आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वर्तमान में भारत के संविधान का अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मैंने आपसे कहा पहले भी कि धार्मिक शिक्षा के लिए कोई भी आपको बाध्य नहीं कर सकता। हालांकि प्राइवेट स्कूल में आप ये हो सकता है, लेकिन अगर कोई राज्य निधि से पोषित कोई संस्थान है तो वहाँ पर कोई धार्मिक शिक्षा के लिए कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता। कोई प्राइवेट में भाई आपको पढ़ाना चाहे इस्लाम के बारे में, जैन के बारे में अलग बात है, लेकिन अगर सरकारी स्कूल है या एडेड स्कूल है, यहाँ पर सरकार पैसा दे रही है इसको चलाने के लिए, मैनेजमेंट को, तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा के लिए शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 28 में। और वैसे भी कोई आपको धार्मिक शिक्षा देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, प्राइवेट ही क्यों ना हो। धार्मिक शिक्षा अगर आपको नहीं लेनी है तो आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता। आप कोर्ट जाओगे तो आपको स्पष्ट कोर्ट का निर्देश है, कोई भी आपको धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ठीक है, धार्मिक शिक्षा वैसे नहीं दी जाएगी सरकारी स्कूलों में, सरकार पोषित संस्थानों में, ये बात अनुच्छेद 28 में। अल्पसंख्यक संबंधी अधिकार आपका अनुच्छेद 29-30 में है। 29 में कहा गया है, 29 में फोकस किया गया है भाषा पर, लिपि पर, संस्कृति पर। किसी को भी अपनी भाषा को संरक्षित करने का, लिपि को और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है, ये 29 में कहा गया है। और 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक अपने संबंधी जो भी शिक्षण संस्थान वगैरह सो खोल सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। 28 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय ने केरल राज्य बनाम लिसम्मा जोसेफ मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है। प्रमोशन में आरक्षण की जो बात है 16(4) के तहत है, और इसको मतलब कि हाईकोर्ट ने माना, उच्चतम न्यायालय ने माना जो है कि विकलांग जो व्यक्ति हैं उनको भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 16 खंड 4 के तहत पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान है। कौन सा केस था, केरल राज्य बनाम लिसम्मा जोसेफ। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय 2021 की बात है। जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों को गारंटी दी गई है। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में है। ठीक है, न्याय अनुच्छेद 12 में देखिए, पहली बात तो अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है, और अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि वो क्या करेगी, ऐसा कोई भी कानून, चाहे वो आज़ादी के पहले का बना हो या आज़ादी के समय का बना हो या आगे भविष्य का हो या वर्तमान का, कोई भी कानून जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस पर उस हद तक कैंची चला देगी, उसमें कटौती कर देगी जहाँ तक कि क्या कर रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद आपका 13 हो गया। 12 मैंने बता दिया परिभाषा का है। अनुच्छेद 36 में भी परिभाषा की बात की गई है, लेकिन वो DPSP का पार्ट हो जाता है। DPSP यानी राजनीति निष्पक्षता का।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है। 19 का खंड 1A है, फिर खंड 1B है, खंड 1C है, खंड 1D है, फिर खंड 1E है, खंड 1F जो संपत्ति का अधिकार था उसको खत्म कर दिया गया, और फिर खंड 1G है। ठीक है, उसको आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा जैसे आएगा। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। ठीक है, सबसे पहली बात तो 19 खंड 1A में कहा गया है कि आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कि बोलने की आज़ादी, और यहाँ तक कि प्रेस की आज़ादी भी 19(1) के खंड ए में कहा गया है, खंड क में। ठीक है, फिर 19(1) के बी में कहा गया था कि आप कहीं भी असेंबली कर सकते हो, ठीक है ना, कहीं भी इकट्ठा आप हो सकते हो लेकिन बिना शस्त्र के। 19(1) में कहा गया था आप एसोसिएशन बना सकते हो, संघ बना सकते हो, संघ बनाने का अधिकार 19(1) में। 19(1) में कहा क्या कहा गया है, आप देश के किसी हिस्से में आप जा सकते हो, आ सकते हो, आवागमन की स्वतंत्रता आपको है। ठीक है, ये आपका 19(1) में है। फिर 19(1) में कहा गया था कि आप किसी भी जगह पर निवास कर सकते हो, देश के किसी भी हिस्से में जहाँ पे मतलब कि कुछ विशेष राज्य उनको छोड़ करके, अनुसूचित क्षेत्र को छोड़ करके आप कहीं भी निवास कर सकते हो, रह सकते हो। ठीक है, अनुच्छेद 19(1) उसको खत्म कर दिया गया संपत्ति का अधिकार। और 19(1) में कहा गया कि कोई भी पेशा आप अपना सकते हो, देश के किसी भी हिस्से में कोने में रह करके आप किसी भी पेशे को अपनाने के लिए, किसी भी व्यापार को, पेशा को अपनाने के लिए, कार्य करने के लिए आप स्वतंत्र हो, बशर्ते कि वो उल्लंघन ना करता हो। जैसे कि अब ऐसा नहीं कि कोई बंदूक की फैक्ट्री खोल लिया है या कोई बम बना रहा है। ठीक है, इस पर पाबंदी लगाई गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा क्या गारंटी दी गई, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई। मानना मनाना, आप किसी भी धर्म को मानिए, उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं मनाइए। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र। देखिए, जो आपका मौलिक अधिकारों है, मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र की बात करता है। भाग 3 है, अनुच्छेद 12 से 35। देखिए, सरकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने के लिए अधिनियम, नियमित सामाजिक कल्याण और श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। तो अनुच्छेद 21 बहुत ब्रॉड है ये। ठीक है ना, ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। समय समय पर उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करते हैं और एक्सपेंड करते हैं, उसकी परिभाषा बढ़ा रहे हैं। विदेश जाने का अधिकार, उसके अलावा मनमर्जी शादी करने का अधिकार, इंटरनेट का अधिकार, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अनुच्छेद 21 में शामिल हैं। 21 का में शिक्षा का अधिकार है, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 से 35, इसमें भी खास करके मूल रूप से 32 जो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि ये तो संविधान की हृदय में आत्मा है। शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में वर्ष 2002 में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक कौन सा केस था इसमें, उन्नी कृष्णन वाला केस था। उन्नी कृष्णन वाला केस था इसी से संबंधित शिक्षा को अधिकार दिलाने के लिए। ठीक है, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है, बता चुका हूँ। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय महात्मा बी आर अम्बेडकर, बता चुका हूँ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A, ये 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, इसको भी बता चुका हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सजा नहीं दी जाएगी। जी हाँ, अनुच्छेद 20 में 3 बातें कही गई हैं। पहली बात तो ये कही गई है, भूत लक्षित कानून। जैसे मान लीजिए कि आज किसी व्यक्ति ने अपराध किया, जो 20 का जो खंड ए है उसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के तहत सजा दी जाएगी जो कि अपराध करते वक्त जो कानून बना रहा होगा पहले से। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज किसी ने अपराध किया, अब उसकी सजा, उस अपराध की सज़ा क्या थी, 2 साल थी, लेकिन सरकार ने क्या किया, अलग कानून बना दिया कल, मतलब उसको 10 साल कर दिया। लेकिन अपराध करते वक्त सज़ा का प्रावधान क्या था, 2 साल। तो उस व्यक्ति को अपराध जब उसने किया था तो उस समय जो कानून था 2 साल वाला, उसी के तहत उसको सज़ा मिलेगी, ना कि 10 साल के हिसाब से। यानी कि अपराधी को अपराध करते समय जो कानून है, उस कानून था उस अपराध के लिए जो भी सज़ा दी गई थी उस अपराध के लिए, उसी के तहत उसको सज़ा दी जाएगी, भूत लक्षित कानून के हिसाब से सज़ा दी जाएगी। ठीक है, और 20 के खंड 2 में कहा गया है कि आप जो है किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार जो है उसी अपराध के लिए एक से अधिक बार सज़ा नहीं दी जाएगी। और 20 के खंड 3 में कहा गया है, 20 के खंड 3 में कहा गया कि किसी भी अपराधी को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान है। 20 का खंड 1 कहता है
कि जिसने जब अपराध किया है तो उस वक्त का जो कानून रहेगा उसी हिसाब से उसको सज़ा मिलेगी। 20 के खंड 2 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सज़ा नहीं दी जाएगी। और 20 का खंड 3 कहता है कि किसी भी अपराधी को उसके खुद के स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 ये क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, मैंने आपसे कहा मानना और मनाना, धर्म को मानना है मनाना है, ये कहाँ है, अनुच्छेद 25 में। और मैनेज करना कहाँ है, अनुच्छेद 26 में। 27 में कि कोई भी धर्म के नाम पे आपसे टैक्स नहीं ले सकता। 28 में है कि कोई भी धार्मिक कोई भी अगर शिक्षण संस्थान है जो कि सरकार द्वारा पोषित है तो वो क्या कर सकता है, वो आपसे धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य आपको नहीं कर सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। आगे देख लेते हैं, इंटरनेट की पहुंच मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19। हालांकि अनुच्छेद 21 में भी कहा गया था कहीं कि भाई अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, अगर उसको आपने इंटरनेट नहीं दिया तो इंटरनेट अगर वो नहीं पढ़ पाएगा तो एग्ज़ाम कैसे देगा, एग्ज़ाम उसका अगर एग्ज़ाम नहीं दे पाया तो जीवन खराब हो गया। और जीवन खराब तो मतलब क्या हो गया, उसके प्राण भी आ सकते हैं। इसलिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का दायरा जो है अनुच्छेद 21 का दायरा बहुत ही बड़ा है। अनुच्छेद 21 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। स्वच्छ पानी का अधिकार, स्वच्छ वायु का अधिकार, सब कुछ अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। संविधान का अनुच्छेद 21 यह घोषित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त जो भी कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया उसके अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि जो आत्महत्या करना है वो भी क्या है, वो भी अपराध है। ठीक है ना, आगे देख लेते हैं। हालांकि उस अपराध की कोई सज़ा नहीं दी जाती, लेकिन आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान का क्योंकि जो इसको सज़ा देनी होती है वो तो भाई निकल चुका होता है, वो तो मर चुका होता है। अगर कोई बच गया तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उसके मारे बहुत कॉम्प्लेक्स मामला, उसमें बहुत सारे केसेस आए थे, आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कभी डिटेल में। आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित। देखिए भैया, अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून की निगाह में सभी बराबर हैं, यानी कि विधियों के समक्ष समानता। देखिए अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 ये समानता के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधियों के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। जो विधियों के समक्ष समता है ये कहाँ से ली गई है, ये ली गई ब्रिटेन से। और विधियों के समक्ष संरक्षण, ये विधियों के समान संरक्षण की बात कहाँ से ली गई है, ये ली गई है अमेरिका से। अनुच्छेद 15 में कहा गया कि हम क्या करेंगे, धर्म, वंश, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान और लिंग, इन सब के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि जो सरकारी नौकरियां हैं, नौकरियों में यानी नियोजन में क्या करेंगे, समानता का अधिकार होगा। अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि जो अस्पृश्यता है, छुआछूत है, उस पर बैन लगाएंगे, उसका अंत करेंगे। और अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 18 में कहा गया था कि उपाधि जो है उसका अंत कर दिया जाएगा। उपाधियों का अंत, एकेडमिक मतलब कि उस स्कूल, शैक्षणिक और मिलिट्री वाली एकेडमिक उपाधियाँ छोड़ करके बाकी उपाधियाँ वर्जित हैं। आगे देख लेते हैं। तो ये हो गया, मैं बता चुका हूँ भारतीय संविधान में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव निषेध की बात की गई है अनुच्छेद 15 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा, ये कहा गया अनुच्छेद 30 में। मैंने आपसे कहा था अल्पसंख्यक संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में है। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि क्या कर सकते हैं, भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित कर सकते हैं, उसका बचाव कर सकते हैं। ठीक है, 29 की बात है। और 30 में यही कहा गया कि भाई जितने भी अल्पसंख्यक हैं वो धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, उसको प्रशासन भी कर सकते हैं। हालांकि वो वित्त पोषित नहीं होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है अनुच्छेद 22। गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है 22। इसमें कहा गया है कि भाई जिसको भी आपने गिरफ्तार किया है, पहले तो उसको कारण बताइए कि क्यों गिरफ्तार किया है। उसके बाद उसको मनपसंद वकील करने का अधिकार दीजिए। उसके बाद 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करिए। ये सब बातें उसमें कही गई हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण की बात करता है। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता ये आपके अनुच्छेद 19 के तहत सुनिश्चित की गई, 19 खंड 1 के तहत सुनिश्चित की गई है, 1A के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 ये क्या करता है, सरकारी नौकरियों में समानता की बात करता है। देखिए अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो कि भारतीयों के लिए और विदेशियों के लिए दोनों के लिए ही लागू है। ठीक है ना।
अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए हमने उल्टा बोल दिया था। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को ये मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके अलावा जो भी मौलिक अधिकार हैं ये समान रूप से विदेशियों को भी प्राप्त है। आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। तो भैया अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकती है, याचिका दायर आप कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। ये बात अनुच्छेद 32 में है। सुप्रीम कोर्ट के लिए 32 और हाई कोर्ट के लिए अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 को संविधान के हृदय में आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले कि भाग 3 से असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि भैया कि संविधान लागू होने के पहले या संविधान लागू होने के बाद या अब भी अगर कोई भी कानून ऐसा बनता है जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो संविधान तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? उस पर उस हद तक कैंची चला देगी, उस लिमिट तक कैंची चला देगी जहाँ तक कि वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, या तो अगर पूरा हनन कर रहा है तो पूरा उसको ख़त्म कर देगी, उस कानून को शून्य कर देगी उसको। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 राज्य को उपाधियों प्रदान करने से रोकता है। शैक्षणिक और मिलिट्री वाली जो उपाधियाँ उसको छोड़ करके कोई भी उपाधि किसी को नहीं दे सकता। भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 18 ये उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण से संबंधित है। इसमें भाषा, लिपि और संस्कृति 3 चीज़ याद रखना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की प्रदान करता है। देखिए, कानून के विधि के समक्ष समानता और विधियों के समक्ष संरक्षण, ये मुझे नहीं आता रहा है, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है ना। एक तो हो गया इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के सामने सभी बराबर हैं, और दूसरा है विधियों के समक्ष संरक्षण, ठीक है ना। तो ये आपका जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये आपका लिया गया कहाँ से? इक्वलिटी बिफोर लॉ लिया गया है ब्रिटेन से, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लिया गया है कहाँ से? ये लिया गया है आपके यूएसए से, ठीक है। आगे देख लेते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती है। कहाँ से? अमेरिका से। देखिए, जो बिल ऑफ राइट्स था अमेरिका का, वहीं से हमने लिया है मौलिक अधिकार की बात, ठीक है। अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स हमने लिया हुआ है, बस यही बात यहाँ कही गई है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? क्रमशः 6 हैं और 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो देखिए, वैसे तो ओरिजिनली देखा जाए, मूल रूप से देखा जाए तो 7 मौलिक अधिकार थे, एक खत्म कर दिया गया, उसके बारे में मैंने आपसे कई बार बताया। और मूल रूप से कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 थे, 11वां जोड़ा गया। शिक्षा का जो कर्तव्य है, शिक्षा वाला कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। भारत में संघ बनाना एक मौलिक अधिकार है। संघ बनाने का जो मौलिक अधिकार है वो 19 के अंतर्गत है, ठीक है। आप संघ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार न्यायालय में मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय होने का मतलब ये होता है कि न्यायालय से लागू करवा सकता है। अगर किसी का मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उस पर न्यायालय क्या करेगा? उसे लागू करवा सकता है, ठीक है। मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भाग 3 बता चुका हूँ। मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 सरकार थी मोरारजी देसाई की, जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा करके वैधानिक अधिकार में जोड़ दिया गया 300 क में, ठीक है। जस्टिस JS खेहड़ ने उस 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया था जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था। राइट टू प्राइवेसी, भैया राइट टू प्राइवेसी के मामले में ये जो बेंच बैठी थी संवैधानिक पीठ, उसमें कितने लोगों की बेंच बैठी थी? कितने न्यायाधीश की? 9 न्यायाधीश की। तो उस न्यायाधीश का नेतृत्व कौन किए थे? JS खेहड़ जी। JS खेहड़ के बारे में आपको मैं बता दूं, JS खेहड़ जो है एकमात्र नहीं, पहले सिख मुख्य न्यायाधीश बने थे JS खेहड़, ठीक है ना। तो निष्ठा के अधिकार वाली जो संवैधानिक पीठ थी 9 न्यायाधीशों की, उसके नेतृत्व करता थे ये, और उसमें घोषित किया गया था मौलिक अधिकार। देखिए, राइट टू निजता का अधिकार जो है, इसको लेकर के एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनका भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट, उसका नाम है KS पुट्टास्वामी। हाल ही में उनका निधन हो गया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। KS पुट्टास्वामी, ये किसका जो मामला है किससे संबंधित है? राइट टू प्राइवेसी, निजता के अधिकार से संबंधित है KS पुट्टास्वामी। आधार कार्ड वाला जो मामला था इसी में थे ये। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि नागरिकों के पास
अपने पसंदीदा धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता है। उसके अलावा एक बात ये भी है कि हमारा कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, हम सभी धर्मों को बराबर सभी क्या करते हैं, सम्मान करते हैं और सभी को इक्वली ट्रीट करते हैं, समान रूप से ट्रीट करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कोई विशेष धर्म हमारा नहीं, जैसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस तरीके से। ठीक है, हम हमारे लिए सभी धर्म बराबर हैं और सभी के लिए व्यवस्था करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हम अगर जो ताजिया होता है मुसलमानों का मुहर्रम के समय, उसको भी हम रास्ता प्रोवाइड करते हैं, जुलूस निकालने की व्यवस्था करते हैं। और उसके अलावा दुर्गा पूजा की जो रैली है, उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं विसर्जन, उसको भी हम व्यवस्था प्रदान करते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करता है जिसे गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा गया। जैसे मान लीजिए किसी को अगर गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा गया है तो क्या होगा, रिट जारी की जाएगी। कौन सी वाली? बंदी प्रत्यक्षीकरण वाली कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो रिट जारी कर सकता है। और कौन सी रिट? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब ही होता है कि जो भी व्यक्ति है उसकी बॉडी पेश की जाए, उसको सामने हमारे पेश किया जाए, समक्ष पेश किया जाए। टू हैव द बॉडी ऑफ, इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका किसी कैदी को हिरासत को कानूनी वैधता को चुनौती देती है। और कानूनी वैधता की चुनौती आगे देख लेते हैं। कौन सा रिट तब जारी किया जाता है? जब न्यायालय को पता चलता है कि जो व्यक्ति पदासीन है परंतु वह उस पद के लिए पात्र नहीं है। ठीक है, देखिए पहली बात तो इसका आंसर गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे पद पर बैठा है जो कि उस पद के लिए वो पात्र नहीं है, तो उसके लिए आपका जो रिट है उसका नाम है क्यो वारंटो, उसको बोलते हैं क्यो वारंटो उसको बोलते हैं। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप देख लीजिएगा, मैं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं उसको मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है, कौन सी रीट होती है वो, जिसमें इंग्लिश में बोलते हैं क्यो वारंटो, मतलब किस हैसियत से आप उस गद्दी पर बैठे हुए, किस सीट पर बैठे हुए, किस पर हिसाब से। बंदी प्रत्यक्षीकरण यहाँ पर जो लिखा है वो गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी की जा सकती है। कितनी रिट? 5 रिट। हैबियस कॉर्पस, उसके बाद फिर जो है सर्टियोरेरी, प्रोहिबिशन, ठीक है, प्रोहिबिशन, सर्टियोरेरी, मैंडेमस और क्यो वारंटो। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्याख्या के अनुसार फ़ोन कॉल का दोहन यानी फ़ोन टैपिंग ये संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। फ़ोन टैपिंग गलत है, ये उल्लंघन कर रहा है मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 21 के अनुसार। परमादेश रिट का अर्थ है हम आदेश देते हैं, मैंडेमस। जी हाँ, परमादेश रिट मैंने भी आपसे कहा मैंडेमस, ये भी इसका मतलब क्या होता है? हम आदेश देते हैं। जब भी सरकारी कोई कर्मचारी हो गया, मान लीजिए अपने पद पर बैठे हुए काम नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप याचिका डलवा सकते हो। रिट जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट कि भैया आप, तब सुप्रीम कोर्ट परमादेश जारी करेगा, इस रिट को जारी करके वो काम करवा देगा, आदेश दे करके, चाहे वो सरकार से ही क्यों ना हो। अब आगे बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की।